हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप लोग उसमें ज्वाइन बटन को क्लिक करोगे ज्वाइन हो जाओगे, वैसे ही आप लोग अगर स्क्रॉल करोगे तो ऊपर की ओर जाओगे तो आप लोगों को ओल्ड क्लासेज जो हुई हैं उनकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, और अभी जो न्यू क्लासें हो रही हैं उनकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि न्यूटन ब्रह्मचारी के लेखक हैं, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। यहाँ पर न्यूटन ब्रह्मचारी के लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित यह एक उपन्यास है। न्यूटन ब्रह्मचारी 1886 में, रहस्य कथा 1889 में 1879 में, और 100 अजान एक सुजान 1892 में। ठीक है, तो ये रहे इनके कुछ व्याख्या, कुछ अन्य इनके उपन्यास, ये सारे उपन्यास ही हैं। नेक्स्ट है कि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र, प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो ये किसको, इनमें से किसी को नहीं कहा जाता, क्योंकि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र है। ठीक है, का मुख्य पत्र क्या है? भारत मित्र है, जो कि किसी विकल्प में नहीं है। ठीक है, इसे इसके संपादक कौन थे? तो बालमुकुंद गुप्त थे, किसके? भारत मित्र के। ठीक है, नेक्स्ट है कि संयोक्ता स्वयंवर है। संयोक्ता स्वयंवर क्या है? तो संयोक्ता स्वयंवर यह एक क्या है? नाटक है, और ये संयोक्ता स्वयंवर लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित नाटक है। इनके अन्य नाटक इस प्रकार हैं: प्रहलाद चरित्र, रणधीर प्रेम मोहिनी, तपसा श्रवण आदि। ठीक है, यहाँ पर नोट में देखिए, रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। किसको? रणधीर प्रेम मोहिनी को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्राह्मण के संपादक थे। ब्राह्मण यह एक क्या था? पत्र था। इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र थे। यह क्या था? मासिक पत्र था। संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आनंद कदावनी के संपादक थे। आनंद कदावनी के संपादक थे कौन? प्रेमधन थे। इनका पूरा नाम क्या है? तो बद्री नारायण प्रेमधन। यहाँ देखिए, आनंद कदावनी मासिक पत्रिका थी, मतलब कि महीने में एक बार आती थी, और ये प्रेमधन की पत्रिका थी। इस पत्र का प्रकाशन मिर्जापुर से होता था। कहाँ से होता था? मिर्जापुर से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। तो खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने की थी। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। तो जगत सच्चाई सार के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक है। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य रचनाएं हैं एकांतवासी योगी, उज्जड़ ग्राम, और ऋतु संहार, शांत पथिक आदि। ये इनकी क्या थी? अन्य रचनाएं थी, और ये इसकी पीडीएफ आज टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी पूरी 125 क्वेश्चन की। ठीक है, तो जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, क्योंकि 60 क्वेश्चन में परसों पढ़ाई थी। ठीक है, कल नहीं हो पाया था क्लास। तो यहाँ पर ब्रज भाषा में रचना, ब्रज भाषा में जो रचना है ये स्वच्छतावाद की विशेषता नहीं है। इसके कारण यह है, मतलब कि इसका मुख्य कारण यह है कि स्वच्छंदतावाद काल में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा था, इसलिए इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घास, आय, व्यय या फिर नहर। तो यहाँ पर जो नहर है, नहीं, यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग शब्द है, पूछ रहा पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर घास स्त्रीलिंग है, आय होती है ना, तो ये भी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन व्यय, व्यय यहाँ पर पुल्लिंग है। व्यय मतलब खर्चा, है ना, तो यहाँ पर व्यय क्या है? पुल्लिंग है, बाकी के सब क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? तो नरोत्तम दास हैं। नरोत्तम दास द्वारा ये लिखित है। ये रचना कहाँ है? सुदामा चरित्र एवं विचारमाला आदि, ये इनकी ये अन्य रचना है। नेक्स्ट है कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। कृष्ण गीतावली नामक
काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं हमारे कौन? तुलसीदास हैं। कृष्ण गीतावली, गीतावली, कवितावली, ठीक है, विनय पत्रिका, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाति विलास के रचयिता हैं। जाति विलास के रचयिता कौन है? तो जाति विलास किसका है? देव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो किस रचना को कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को कहा जाता है छंदों का अजायब घर। यहाँ पर देखिए आचार्य केशव दास द्वारा लिखित रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है। आचार्य शुक्ल रामचंद्र शुक्ल के केशव दास की कटु आलोचना करते हुए लिखा कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृति साहित्य के समग्र लेकर अपने पंडित्व और रचना कौशल को धाक जमाना चाहते थे। इसने किसने कहा ये बात? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कही, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि कोई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान किसमें मिलता है? तो ये मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में। यहाँ पर देखिए कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है और दिए गए और जो कूट है उनका सही चुनाव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ पर्यायवाची शब्द हैं और एक तरफ उनके अर्थ हैं। ये पूछा जा रहा है कि ये कौन किससे मिलान खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, बड़ा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जलज माने क्या होता है? तो जलज माने होता है, जलज किसका पर्यायवाची है? तो जलज है किसका पर्यायवाची? कमल का। कमल का पर्यायवाची है। जलद किसका है? तो जलद है बादल का पर्यायवाची। और जलधि किसका है? तो जलधि है समुद्र का पर्यायवाची, ठीक है। तो यहाँ पर 2, 1, 3 है ना, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 2, 1, 3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में है 2, 1, 3, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नित्य प्रति पुनयु रहे आनन ओप उजास में अलंकार है। ओप उजास में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा उपमा अलंकार है? नित्य प्रति पुनयो रहे आनन ओप उजास में कौन सा अलंकार है? तो ये उपमा अलंकार है। यहाँ पर उपमा अलंकार, उपमा का शाब्दिक अर्थ है सदृश, समानता या तुलना, जहाँ उपमेय और उपमान में गुण रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सदृश का प्रतिपालन किया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि सुन सुर सरी समपन समपावन बानी और पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पर इसमें उपमा है, ठीक है, उपमा अलंकार है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि अर्ध कथानक है। अर्ध कथानक क्या है? तो यह अर्ध कथानक क्या है? आत्म कथा है। बनारसी दास जैन द्वारा लिखित क्या है ये? अर्ध कथानक पहली आत्म कथा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्ति सलीनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि सामर्थ्य नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की, ठीक है। किस कवि के बारे में कहा है? तो इन्होंने घनानंद के बारे में ये बात कही है। इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि सामर्थ्य नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के बारे में यह टिप्पणी की है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि सिख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन सिख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये ठाकुर की, एक सेकंड,
ये कविता, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये किसकी हैं? ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर इनकी व्याख्या में तो बस यही इन्हीं का नाम दिया है, रचनाएं दी हैं। ठीक है, यहाँ पर भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास की रचना कौन सी है? तो काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं। नामकोश 1738 में, रस सारांश 1742 में, छंदावली पिंगल 1742 में, श्रृंगार निर्णय 1746 में, विष्णु पुराण भाषा और अमर कोश शतरंग शतिका, ये इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं भिखारी दास की। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि नैन नचाए कहीं मुस्काए। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर जो कहो लिखा है ना, तो यहाँ पर कहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, कहो लिखा है ना, तो यहाँ पर नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर इहो खेलन होरी। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं पद्माकर की। ठीक है, ये पद्माकर की पंक्तियां हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर बार पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, कोलकाता में। ठीक है, कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है, ये बताना है। तो भाषा योग वशिष्ठ किसका है? तो राम प्रसाद निरंजनी का है। भाषा योग वशिष्ठ 1741 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ की रचना खड़ी बोली में की थी, जिसमें खड़ी बोली का रूप देखने को मिलता है तथा गद्य के परमार्जित के दर्शन भी होते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ कि जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। मेरी सारी जो ओल्ड क्लासें हैं उनके भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे, और जो अभी न्यू क्लासें हैं उनकी भी पीडीएफ और वीडियो सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो राहुल जी ने किसको स्वीकार किया है? शरप्पा को स्वीकार किया है प्रथम कवि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। यहाँ पर इनकी व्याख्या देखेंगे, तो इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की संज्ञा दी, राहुल शंकरत्याय ने सिद्ध सामंत युग की संज्ञा दी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि विसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया है? विसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसमें गेय शैली का प्रयोग किया गया है। अधिकतर जो ये संगारी काव्य होते हैं उसमें गेय शैली का ही प्रयोग होता है। ये संगारी का काव्य है, यह मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि काव्य है। आदिकाल गेय साहित्य में इसकी चर्चा महत्वपूर्ण रूप से की जाती है। यह वस्तुतः प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की कोटि में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट फिर से आ गया है मिलान वाला। ठीक है, नेक्स्ट है मिलान वाला, तो मिलान वाला 10 कुमार चरितम किसका है? तो 10 कुमार चरितम है दंडी का। नैशित चरितम किसका है? तो श्री हर्ष का है। उत्तर रामचरितम किसका है? तो भवभूति का है। यहाँ पर 3 1 2 हो जाएगा, 3 1 2 आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन से कूट में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि भक्ति के सूत्र को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित करने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। इसका समर्थन करने वाले विद्वान कौन से हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका समर्थन किया था दक्षिण से उत्तर भारत में प्रचार करने का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप लेखक है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? तो वो है कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यहाँ पर इनकी कुछ अन्य रचनाएं देखेंगे। सूर साहित्य 1930 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, कबीर
41 में हिंदी साहित्य का आदिकाल 1992 में, सहज साधना 1963 में, और है कि कालिदास की लालित्य योजना 1965 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि पद्मावत है। पद्मावत क्या है? तो पद्मावत एक त्रसदी है। क्या है? एक त्रसदी है और यह सूफी काव्य परंपरा का श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ को एक त्रासदी ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो किसने किया था? ये किया था तुलसीदास ने। भक्ति काल की सगुण शाखा के कवि तुलसीदास ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? ठीक है, वैसा आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? तो वो मिलता है किसमें? मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि विनय पत्रिका की भाषा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। ठीक है, कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। और मेरी और एक ट्रिक सुनिए, जितनी भी वली है तुलसीदास की जितनी रचनाओं में वली लगा है, सारी की सारी में, सारी भाषाओं, सारी रचनाओं में जिसमें वली लगा है सब में, सब ब्रज भाषा में लिखी है। ठीक है, विनय पत्रिका। ठीक है, तो इसमें भी विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखित। विनय पत्रिका के अतिरिक्त कवितावली देखिए, है ना, मैंने बताना वाली कवितावली, दोहावली एवं कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न की भाषा ब्रज भाषा है ना। रामाज्ञा प्रश्न की भी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ये क्वेश्चन देखो 2011 में रिपीट हुआ, 2011 के बाद ये इसमें रिपीट हुआ 2021 में, है ना। 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्रुपद गायन का संबंध किससे है? ब्रजभाषा से है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। ये ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से है। निबद्ध कोटि के इस प्रबंध गीत को सर्वप्रथम गोपाल नायक ने किसने? गोपाल नायक ने राग भीम पालसी को शूल ताल में निबद्ध करके गाया था, परंतु इसे विशिष्ट पद रचना और गे शैली में ढलने का श्रेय ग्वालियर नरेश मान सिंह तोमर को प्राप्त है। ध्रुपद गायन की शैलियों को बनिया कहते हैं, जिसके 4 भाग हैं, गोवर, हर हर, दागुर और खंडहर नाहौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो बरवे नायिका भेद रहीम की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बार बार आता है। ठीक है, ये देखिए 2011 में आया, 2016 में आया, फिर 2022 में भी, 2021-22 में जो परीक्षा हुई टीजीटी की उसमें भी आया। ठीक है, तो यहाँ पर ये खड़ी बोली में है। किसका? खड़ी बोली में है, इसकी रचना की गई है और ये रहीम दास की रचना है। ठीक है, मदनाष्टक और खड़ी बोली में ये की गई है। नेक्स्ट है कि छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? छीत स्वामी, तो छीत स्वामी है किसके? अष्टछाप कवि धारा, अष्टछाप धारा के कवि हैं ना। अष्टछाप की रचना, जिसने अष्टछाप की रचना हुई थी ना, जिसमें 8 कवि थे। ठीक है, 1565 में अष्टछाप की रचना हुई थी, अष्टछाप की स्थापना ना। तो 8 कवि में 4 विठलनाथ के, 4 वल्लभाचार्य के कवि थे। नेक्स्ट है कि रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं। वो रामचंद्र वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये कोशकार के लिए प्रसिद्ध है, कोशकार के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। ये भी देखो 2011 में रिपीट हुआ, 2016 में रिपीट हुआ, उसके बाद 2021-22 में जो पेपर हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। ठीक है,
तो प्रीवियस देखने से यही एक लाभ होता है, ठीक है। तो शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो शब्दानुशासन के लेखक है किशोरीदास बाजपेयी हैं। यहाँ पर देखिए शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास बाजपेयी, जबकि शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद है, ठीक है। शब्दानुशासन के लेखक, हिंदी शब्दानुशासन अगर लगा रहेगा तो हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास बाजपेयी, अगर हिंदी शब्दानुशासन नहीं लगा है, सिर्फ शब्दानुशासन लिखा है, तो फिर हेमचंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो वो हैं बिहारी दास, ठीक है। बिहारी दास हैं रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि। नेक्स्ट है कि नाहुस नाटक के नाटककार हैं। नाहुस नाटक के नाटककार हैं तो गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास, है ना। और ये हरिश्चंद्र के पितामह हैं, ठीक है। पितामह नहीं, पिता हैं, ठीक है। पितामह तो बाबा को, दादा को बोलते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधर दास, मूल नाम गोपाल दास चंद्र कृत नाहुस 1959 को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। इस नाटक को की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेशादि नियम रक्षक को ध्यान में रखकर की गई। यह पद्यबद्ध ब्रज भाषा में लिखा गया नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि लोकायतन के रचयिता हैं। लोकायतन के रचयिता हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लोकायतन के रचयिता कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत हैं लोकायतन के रचयिता, जिसपे इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी। और ज्ञानपीठ किस पे मिला था? तो चीताम्बरा पे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर इनकी कुछ रचनाएं देखेंगे। उच्चवास 1920 में, उसके बाद है ग्रंथि 1920 में, वीणा 1927 में, पल्लव 1928 में, गुंजन 1932 में, युगांत 1936 में, युगवाणी 1939 में, गामिया 1940 में, स्वर्ण किरण 1947 में, युगपथ 1949 में, उत्तरा 1949 में, कला और बूढ़ा चांद 1949 में, अंतिमा 1955 में, लोकायतन 1964 में, उसके बाद चीताम्बरा 1968 में। 1968 की इनकी रचना है और इनको इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इस पे चीताम्बरा पे, और इस पे लोकायतन पे साहित्य अकादमी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि आंसू है। आंसू क्या है? आंसू एक मुक्तक काव्य है, या फिर अतुकांत काव्य है, या फिर प्रबंध काव्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह एक क्या है? मुक्तक काव्य है, ठीक है। क्या है? मुक्तक। यहाँ पर इसकी कुछ व्याख्या देखेंगे। छायावाद के प्रवर्तक का श्रेय प्रसाद को प्राप्त है। इनकी अन्य यह एक मुक्तक काव्य है। यहाँ पर इनकी कुछ व्याख्या देखेंगे। छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय प्रसाद को प्राप्त है। इनकी अन्य रचनाओं के नाम है, ठीक है। क्योंकि आंसू क्या है? मुक्तक काव्य है, लेकिन वो भी प्रसाद की रचना है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए उर्वशी 1909 में, वन मिलन 1909 में, प्रेमराज 1909 में, अयोध्या का उद्वार 1910 में, शोकोच्छ्वास 1910 में, वसुवाहन 1911 में, कानन कुसुम 1913 में, प्रेम पथिक 1914 में, महाराणा का महत्व 1914 में, चित्राधार 1819 में, झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में, कमैनी 1935 में। प्रसाद जी द्वारा लिखित अधिकांश रचनाएं मुक्तक काव्य संकलन ही है। क्या है? मुक्तक काव्य संकलन है। ये एक इनकी विशेषता है, इनकी कविताओं की, इनके रचनाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला की अंतिम कविता है। तो निराला की अंतिम कविता कौन सी है? वो है पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ठीक है। पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। निराला की अंतिम कविता पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, जिसका प्रकाशन 1960 ईस्वी हुआ था। निराला की यह कविता सांध काकली में संग्रहित हुई है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निराला की निम्नलिखित में से निराला की कौन सी कविता सांध काकली
में संकलित हुई, तो कौन सी हुई थी? पत्रोकंठी जीवन का विष बुझा हुआ। ठीक है, निश्चय की कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं, अभी अभी आप लोगों ने देख लिया व्याख्या, तो सुमित्रानंदन पंत हैं। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, इनका प्रथम काव्य संकलन है निहार। ठीक है, महादेवी वर्मा की यहाँ पर महत्वपूर्ण काव्य कृतियां देखेंगे तो यहाँ पर देखिए रश्मि 1932 में, उसके बाद है निर्जा 1935 में, सांध गीत 1936 में, यामा 1940 में, दीपशिखा 1942 में, सप्तप्रणा 1960 में। ठीक है, तो इनकी कुछ ये मुख्य रचनाएं हैं, टोटल तो नहीं है लेकिन कुछ प्रमुख रचनाएं इनकी हैं। नेक्स्ट एक न्यूटन ब्रह्मचारी है, ये न्यूटन ब्रह्मचारी में फर्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ाई हूँ यहाँ पर। ठीक है, 61 क्वेश्चन भी पढ़ाई हूँ, लेकिन ये क्यों दिया गया है? क्योंकि ये बार बार आया है, इसलिए ये वापस से फिर से रिपीट हुआ है। तो न्यूटन ब्रह्मचारी क्या है? यह एक उपन्यास है। ठीक है, यह एक उपन्यास है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था उपन्यास मतलब कि विधा के रूप में, विधा इसमें विधा पूछी जा रही है, और जो पहले में पढ़ाई 61 क्वेश्चन वहाँ पे रचनाकार का नाम पूछा गया। तो ये एक क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ यह क्या है? यह एक उपन्यास है जो कि मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं। भूतनाथ उपन्यास किसका है? तो ये देवकीनंदन खत्री का है। ठीक है, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकीनंदन खत्री हैं। इनके द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रकांता, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी एवं काजर की कोठरी आदि ये क्या है? इनके उपन्यास हैं। ठीक है, इसमें से चंद्रकांता महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि श्री वैकंठेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। वैकंठेश्वर समाचार कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये बम्बई से प्रकाशित होता था। वैकंठेश्वर समाचार 1894 में बम्बई में प्रकाशित होता था। यह मासिक पत्र था, यह एक क्या था? मासिक पत्र था, मतलब कि महीने में एक बार निकलता था। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, वो कौन सी कृति थी? तो वो थी सोजे वतन। ठीक है, सोजे वतन को जब्त किया गया था। यहाँ पर देखिए प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया था। सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। तो मृगनयनी किसका है? तो वृंदावन लाल वर्मा का है। इनकी अन्य रचनाएं देखेंगे। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं क्या हैं? विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, अहिल्याबाई, माधोजी सिंधिया और भुवन विक्रय, ये तो इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि खेत रहना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, तो खेत रहना का क्या हो जाएगा? यहाँ पर युद्ध में शहीद होना है ना, और क्या होता है कि युद्ध में हार जाना। ठीक है, और क्या होता है? युद्ध में मर जाना, तो यही क्या होता है? खेत रहना, मतलब कि घर पे वापस ना आना। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो प्रिय प्रवास को माना जाता है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखा गया है। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1914 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है ना। ये याद रखना कि प्रथम और अंतिम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं। संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। यहाँ पर प्रतिनिधि पूछ रहा है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि कुछ ज्ञानी लोग होते हैं जो ध्यान नहीं देते हैं क्वेश्चन पर और फिर दूसरा ही कुछ सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर प्रतिनिधि पूछ रहा है, यहाँ पर मुख्य कवि नहीं पूछ रहा, प्रतिनिधि कवि पूछ रहा। तो प्रतिनिधि में आ जाएंगे कौन? मैथिली शरण गुप्त आ जाएंगे। मैंने जो शॉर्ट वीडियो डाला है उसमें भी मैं डिटेल में मैं पढ़ाई हूँ। ठीक है, द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रारंभ में ही गुप्त जी में तुकबंदी करने की प्रवृत्ति थी, मतलब उनके अंदर ये कला थी, किसी से तुक वितुर्क कर सकते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आशीर्वाद पाकर खड़ी
बोली काव्य के प्रतिनिधि कवि के रूप में आशातीत सफलता प्राप्त की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। ठीक है, ये भी अंग्रेजों द्वारा जब्त की गई थी भारत भारती। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है जिसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है और इसीलिए इसको भी जब्त किया गया था। नेक्स्ट है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। यहाँ पर देखिए, संपत्ति शास्त्र के लेखक द्विवेदी युग के प्रवर्तक एवं सरस्वती के पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है ना। एक तो क्या है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं, दूसरे सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है, तो पूजनीय। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, पूजनीय ऐसे ही लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। तो गोबर किसका पात्र है, तो गोबर है गोदान का पात्र। ठीक है, किसका पात्र है, गोदान का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। तो हिंदी नवरत्न किसका ग्रंथ है, तो ये मिश्र बंधुओं का है। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक मिश्र बंधु विनोद लिखी। नेक्स्ट है कि अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा, है ना। अब ये देखिए, अभिन्न शब्द का जो संधि विच्छेद है ये भी 2011 में आया, 2016 में आया और फिर 2021-22 में आया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ देखो क्या है, अभित का अभित धन अन्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, अभित धन अन्य हो जाएगा इसका, और यह एक व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा है। गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है, तो यह रोला छंद में लिखा गया है और ये किसकी रचना है, तो ये रत्नाकर की है। नेक्स्ट है कि अवधि का निजी छंद है। अवधि का निजी छंद क्या है, तो अवधि का निजी छंद है बरवे। क्या है, बरवे है अवधि का निजी छंद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो जिजीविषा है। शुद्ध शब्द जिजीविषा, जिजीविषा है। और अगर एक शब्द में पूछेगा कि जीने की इच्छा रखने वाला, तब भी क्या हो जाता है, जिजीविषा हो जाता है। जीने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जिजीविषा होता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं, किसके रूप में ये प्रसिद्ध है, मतलब कि विख्यात है, निबंधकार के रूप में ये विख्यात है। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता और कन्यादान इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सरदार पूर्ण सिंह एक निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। और मैं फिर से बोल रही हूँ, जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को PDF मिल जाएगी, मेरे ओल्ड क्लास की भी और अभी भी न्यू क्लास की भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में हुई थी। काशी नगरी प्रचारी की सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। आज का क्वेश्चन है कि काशी नगरी प्रचारी सभा के सदस्य में कौन कौन थे, आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। एक दिन सफलता की ऊंचाई को जरूर पा जाओगे। ठीक है, भूलते नहीं कि धीरे धीरे टपकने से क्या होता है, घड़ा भर जाता है। ठीक है ना, तिल तिल जोड़े मन जुड़े। ठीक है, तिल तिल जोड़े मन जुड़े और टपक घड़ा भर जाए, है ना। तो तिल तिल जोड़े मन जुड़े और टपक घड़ा भर जाए। ठीक है, इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारी स्टडी को हम धीरे धीरे करते रहते हैं और धीरे धीरे हमारी तैयारी पूर्ण हो जाती है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। ठीक है।